मतलब आरएसएस, बीजेपी, गोदी मीडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या ये कहकर कि विपक्ष बरगलाने का काम कर रही है, बहकाने का काम कर रही है। मतलब वो ये लोग पूरे हिंदुस्तान के किसानों को बेवकूफ़ और गधा समझते हैं, तब न कोई उनको बहका लेगा और वरगला लेगा और फुसला लेगा। ये बीजेपी वाले किसानों को अपमानित करने वाली भाषा बोल रहे हैं कि ये इनको लोग बहका रहे हैं और फुसला रहे हैं और वरगला रहे हैं। इसका मतलब ये लोग किसानों को, भारतीय किसानों को बेवकूफ़ समझते हैं। ये इनकी भाषा अपमानजनक है और किसान अपने हित की, देश हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। फोर्स में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं मौजूद हूँ। आज कल कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम के कारण हमने जो अधिवक्ता जो और सीपीआई के नेता हैं इमरान गनी, उनसे हमारा फुल इंटरव्यू नहीं हो सका था। उसके लिए हमें खेद है। आज से फिर एक बार हम किसानों के मुद्दे पे इनसे सवाल कुछ करेंगे। जो आज 21वां दिन है, किसान आज भी कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पे मौजूद हैं और अपने मांगों पे अड़े हुए हैं। तो ऐसे में फिर से हम पूछना चाहेंगे सैयद इमरान गनी से। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से, और परसों के जो इंटरव्यू में जो प्रॉब्लम हो टेक्निकली, उसके लिए खेद है। तो धन्यवाद। आपका स्वागत है आपका फिर से। धन्यवाद, आपने अपने चैनल में हमको मौका दिया अपनी बातों को रखने के लिए। इसके लिए आपके चैनल को धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल ये है इमरान साहब कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौजूदा हालात में अभी भारतीय जो राजनीति और भारतीय किसान जो मतलब केंद्र सरकार जो बोल रही है कि ये जो लेफ्ट और विरोधी पार्टी है, जो विपक्षी दल है, इसको एक अलग रंग दे रही है और विपक्ष किसानों को बरगलाने और बहकाने का काम कर रही है। तो इस पे कितनी सच्चाई है? मतलब ये क्या सच्चाई, सही बात है कि विपक्ष और जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनको बरगलाने और फुसलाने का काम कर रही है? मतलब आरएसएस, बीजेपी, गोदी मीडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या ये कहकर कि विपक्ष बरगलाने का काम कर रही है, बहकाने का काम कर रही है। मतलब वो ये लोग पूरे हिंदुस्तान के किसानों को बेवकूफ़ और गधा समझते हैं, तब न कोई उनको बहका लेगा और वरगला लेगा और फुसला लेगा। ये बीजेपी वाले किसानों को अपमानित करने वाली भाषा बोल रहे हैं कि ये इनको लोग बहका रहे हैं और फुसला रहे हैं और वरगला रहे हैं। इसका मतलब ये लोग किसानों को, भारतीय किसानों को बेवकूफ़ समझते हैं। ये इनकी भाषा अपमानजनक है और किसान अपने हित की, देश हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज पूरा देश बेचने के लिए आरएसएस तैयार बैठी है। रेलवे का जो हाल हो रहा है पूरे देश को, पूरी दुनिया को पता है। बीएसएनएल का जो हाल किया है सब लोग देख रहे हैं। अब किसान की किसानी और भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है किसान, उसको नुकसान पहुंचाने का पूरा षड्यंत्र है इस बिल में, इसलिए किसान उसका विरोध कर रहे हैं। मगर अभी केंद्र सरकार का आज ही जैसे कि नोटिफिकेशन आया है कि अभी 365 लगभग 3500 करोड़ रुपए सब्सिडी किसानों के डायरेक्ट खाते में जाएगी। तो ये भी तो एक उपलब्धि है। और किसान और विपक्ष इसको सिर्फ एक ये बता रही कि एक फंडा है और लोगों को, किसानों को सिर्फ लुभाने का ये सब्सिडी और ये जो लागू दिखाया जा रहा है, ये सब क्या है? देखिए, किसानों के खाते में डायरेक्ट सब्सिडी जाएगी। गैस एजेंट सिलेंडर के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान आपका ले जाना चाहते हैं कि
हर खाताधारी के, हर गैस उपभोक्ता के खाते में डायरेक्ट सब्सिडी जाएगी, ये कहकर 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए में बिक रहा है, और किसके खाते में कितनी सब्सिडी आ रही है, और सब्सिडी के बाद भी वो सिलेंडर कितने का पड़ रहा है। अगर सब्सिडी मान भी लें गैस सिलेंडर पर, खाते में जो आती है उसको जोड़ के भी, तो जो पिछली सरकारें 350 और 400 रुपए में गैस का सिलेंडर बेचा करती थी, और अब ये सरकार सब्सिडी काट के भी वो सिलेंडर 750 रुपए का पड़ रहा है। ये सिर्फ इनका चकमा है, किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए रोज रोज नया नया हथकंडा अपना रहे हैं। लेकिन कृषि बिल की वापसी से कम पर देश तैयार नहीं होगा। तो मतलब कि अभी जैसा केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी याचिका दायर हो चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ तौर पे कह दिया है, फिर इस पे कल सुनवाई भी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कहा है कि इस पे एक समिति बनाया जाए जिसमें किसानों के नेता और केंद्र सरकार के नेता को मिल करके कमेटी बनाना है। तो क्या होने वाला वो कमेटी, मतलब कितना हद तक सही हो पाएगा, या फिर कितना हद तक वो चल पाएगा आगे? देखिए, जब डिक्टेटरशिप आती है किसी भी देश में, तो इतिहास ये बताता है कि सबसे पहले डिक्टेटर जो है वो न्यायपालिका को डरा के अपने अधीन करना चाहता है। जस्टिस लोया को देश भूला नहीं है, और अभी तो सुनवाई चल रही है, देखिए रिजल्ट निकल के क्या आता है। सुप्रीम कोर्ट का हम सब लोग सम्मान करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट प्रायोरिटी के बेसिस पर इस मुद्दे को सुन रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन सीएए के खिलाफ, एनपीआर के खिलाफ भी मामलात पेंडिंग हैं। हम तो निवेदन करेंगे अपेक्स कोर्ट से कि उन मामलात को भी प्रायोरिटी बेसिस पर सुना जाना चाहिए। और किसान के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है। सब देशवासी, संविधान में मेरे जैसे विश्वास करने वाले सारे लोग सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, और उसका जो फैसला आएगा सब लोग मानेंगे। बिहार के किसान अभी भी पूरी तरीके से, मतलब इस विरोध प्रदर्शन जो भी पूरे भारत में भी चल रहा है, मतलब बिहार में कहा जा सकता है कि अभी पूरी तरीके से किसान, अभी भी बहुत सारे किसान जो है इस बिल को शायद ना समझ की वजह से, या फिर इसको एक अच्छा बिल समझ रहे हैं, तो इसकी वजह से भी बिहार के किसान पूरी तरीके से सड़कों पे नहीं आ रहे हैं इसके विरोध में। क्यों, ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा नहीं है कि बिहार का किसान सड़क पे नहीं है। भारत बंद में बिहार के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भारत बंद को सफल बनाया। अभी 14 दिसंबर को बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां किसानों ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन नहीं किया, और जहां अच्छी संख्या में किसान नहीं आए। ये गोदी मीडिया उसको कवरेज नहीं देना चाहती है, और दिल्ली में पार्टिसिपेशन के लिए बिहार से किसान आज भी जाना चाहते हैं। यही आंदोलनकारी दिल्ली तक नहीं पहुंच सके पूरे देश से, इसीलिए रेलवे को केंद्र की सरकार बाधित किए हुए है। अभी जैसे बंगाल में चुनाव होने वाला है, तो बंगाल में चुनाव होने वाला है तो एक तरफ बीजेपी वहाँ मजबूत पार्टी बन करके, अभी शायद ऐसा लोग कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी वहाँ अच्छा वोट बैंक, मतलब वोट लाएगी और अच्छा सीट लाएगी। और एक तरफ एमआईएम के जो नेता असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने आज ममता बनर्जी को कहा कि मुसलमान, बंगाल के जो मुसलमान हैं यहाँ के, उनकी बपौती नहीं है। तो इस पूरे राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या होगा, मतलब इस बार अगर वहाँ से असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी को खड़ा करते हैं, और जैसा कि बिहार में अभी हुआ, तो वहाँ भी इस बार लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी अपनी साख जमा पाएंगे, लगता है कि बड़े पैमाने पे। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी आरएसएस के पेड दलाल हैं, इस बात को कहने में हमको कोई हिचक नहीं है। और उनका पूरा देख लीजिए आप,
उनकी पूरी तारीख देखिए। हैदराबाद में 7 विधानसभा की सीट पे लड़ेंगे और दूसरी जगहों पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा करके बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। आरएसएस की राजनीति क्या है? आरएसएस पूरी ताकत से हिंदू हिंदू एक हो जाओ का नारा लगा के जब थक जाता है और जब वो हिंदुओं को एकजुट करने में कामयाब नहीं होते हैं, तब आरएसएस के दलाल असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग खड़े होकर के मुसलमानों को एकजुट करने और हिंदुओं को बुरा भला करने का काम करते हैं, जिसको दिखा के, जिनसे डरा के हिंदू वोट कंसंट्रेट करने का काम आरएसएस करती है। और ये पूरी आरएसएस के इशारे पर चुनाव में काम करते हैं। इसमें कोई अब ढका छुपा नहीं है और देश की जनता इस बात को जानती है और बिहार की जनता ने भी इस बार जवाब दिया है उनको। फुलवारी शरीफ जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और महागठबंधन का कैंडिडेट जीत गया, यही प्रमाण है कि मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी का गुलाम नहीं है और उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। इस बार क्या जैसे बिहार में से लेफ्ट का से प्रदर्शन अच्छा रहा क्योंकि महागठबंधन के इसमें आई थी और महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, तो क्या ऐसा इस बार जैसे बंगाल में लेफ्ट का पूरी तरीके से सफाया हो चुका है, आपको भी पता है, तो क्या लगता है कि इस बार लेफ्ट वहाँ गठबंधन करेगी या फिर खुद से अपने बलबूते पे वहाँ इस बार फिर से चुनाव लड़ेगी? देखिए, लेफ्ट का सफाया हो गया है ऐसा हम नहीं मानते। विरोधी दल और विपक्ष बोलने वाले की कमी नहीं है। लेफ्ट कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सीटों के बहुत घटने बहुत बढ़ने से किसी उसूल के खत्म होने और जिंदा होने का सवाल नहीं है। आज आप बंगाल में जाके सर्वे करेंगे अगर, तो वहां बहुसंख्यक लोग पछताते हैं कि लेफ्ट को सत्ता से हमने क्यों हटाया। और निश्चित है कि इस बार बंगाल में हमारी ताकत बढ़ेगी और हम सिर्फ टक्कर देने की स्थिति में नहीं, सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। तो लगता है कि इस बार फिर से बंगाल में लेफ्ट की सरकार आएगी? हाँ, बिल्कुल, हम आशा करते हैं कि पूरा जो लेफ्ट और डेमोक्रेटिक अलायंस है बंगाल में सरकार बनाएगा। अच्छा, वहाँ बीजेपी के प्रदर्शन पे बीजेपी पार्टियों के कार्यकर्ताओं की हत्या और उन पे पत्थरबाजी, ये सब, इसको आप कहाँ तक देखते हैं? ये क्या है, मतलब इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, बंगाल की घटना में सामने पहले भी आ चुका है। की हत्या और उन पे पत्थरबाजी, ये सब, इसको आप कहाँ तक देखते हैं? ये क्या है, मतलब इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, बंगाल की घटना में सामने पहले भी आ चुका है कि बीजेपी के वर्कर्स को मरवाने में बीजेपी के लीडर्स का हाथ था और हत्या और दंगा की राजनीति भाजपा करती है। पूरे देश में दंगा करा के वोटों का ध्रुवीकरण कराने का काम आरएसएस बीजेपी का है। उनका यही इतिहास है। उनका वोट सिर्फ और सिर्फ दंगा और धर्म के नाम पर है। विकास काम के आधार पर वो वोट नहीं मांग सकते हैं। इसलिए जहां चुनाव होता है वहां आरएसएस बीजेपी दंगा कराने के अपने षड्यंत्र में लग जाती है। वैसे ही उसी के अपने एजेंडे के तहत वो इस बार फिर बंगाल में अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं और दंगा की राजनीति शुरू कर दिया है उन लोगों ने। और बंगाल में अभी देखा भी जा रहा है कि वहाँ भी अब ध्रुवीकरण शुरू हो चुका है और लोग धर्म और इसमें जो बंगाल में जो कि नहीं देखा जाता था वो अब बंगाल में अब शुरू हो चुका है, तो इसको क्या? देखिए, बंगाल में ध्रुवीकरण शुरू नहीं हुआ है। बंगाल में ध्रुवीकरण दिखाने के लिए आरएसएस ने पूरे देश से अपने स्वयंसेवक को वहां लगा दिया है और उनकी भीड़ में बंगाल के लोग कम और उन बंगाल के बाहर से आए उनके स्वयंसेवक ज्यादा हैं। इसलिए बंगाल में वोटों का ध्रुवीकरण धर्म के नाम पर हो गया है,
ऐसी बात नहीं है। वहां पूरी ताकत से आरएसएस चाहता है ध्रुवीकरण करना, लेकिन हम समझते हैं कि वो कभी कामयाब नहीं होगा। तो अभी तो हम लोग अब राजनीतिक मुद्दों पे बात कर रहे थे, अब थोड़ा सा कोरोना पे बात करते हैं कि अभी जो कोरोना का जो टीकाकरण अभी शुरू होने वाला है भारतवर्ष में, तो इसको आप कहाँ तक देखते हैं? पहले तो उन्होंने बिहार चुनाव से पहले उन्होंने बोला कि सभी को टीका मुफ्त दिया जाएगा, वो इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं और क्या देखते हैं, इस पे क्या होना चाहिए? देखिए, ये पूंजीपतियों की दलाल सरकार है और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना इनका पहला दायित्व समझते हैं अपना ये, और कोरोना को भी वो उसी रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाकी तो इनकी जुमलेबाजी पूरा देश जानता है। बिहार के चुनाव में आके कह दिया कि बिहार के लोगों को अगर बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार बनी तो बिहार के लोगों को मुफ्त में टीका मिलेगा। तो अब तो भाई बिहार में एनडीए की सरकार बन गई, अब तो बिहार वालों का तो अधिकार है कि मुफ्त में वो टीका लें। और आप देखेंगे कि इसमें भी बड़े पैमाने पर गरीबों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, इसलिए कि गरीबों के हित की सरकार नहीं, पूंजीपतियों के हित की सरकार है। दवा बेचकर कैसे अपने मित्र अदानी, अंबानी और इस तरह के लोगों को अरबपति, खरबपति और उनके पूंजी में इजाफा किया जाए, बस इसी फिक्र में आरएसएस की सरकार रहती है। अभी जैसे कि 19 लाख नौकरी देने का वादा था, तो उस पर तेजस्वी यादव ने बोला था कि अगर जनवरी तक कुछ नोटिफिकेशन या फिर क्लियर नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन करेंगे। तो उसमें आपकी भी पार्टी है, लेफ्ट की पार्टी है, सीपीआई, सीपीआईएमएल और भी। तो क्या होने वाला, मतलब जनवरी में अगर सही में अगर इस पे अगर सरकार, राज्य सरकार अगर काम नहीं करती तो क्या मतलब आपकी पार्टी और महागठबंधन कुछ बड़ा आंदोलन करने के मूड में है? देखिए, आंदोलन जनता करती है, पहले तो ये बात स्पष्ट समझ लीजिए। राजनीतिक पार्टियां सिर्फ राह दिखाती हैं और बिहार की जनता वादा खिलाफी पर आंदोलन के मूड में तैयार है। और उसी आंदोलन खड़ा नहीं हो पूरे देश में बड़े पैमाने पर, इसके लिए कोरोना का इस्तेमाल सरकारें कर रही हैं। चुनाव होगा तब कोरोना का डर नहीं है। जब चुनाव की रैली में दावा कर रहे थे कि 20,000, 25,000, मेरी मीटिंग में 50,000 लोग आए, तब कोरोना नहीं था। और जब आंदोलनकारी सड़क पे निकलते हैं तब उन पर मुकदमा किया जाता है कि ये इन्होंने कोविड के लिए जो मापदंड है उसका उल्लंघन किया है। ये तो सरासर सरकार की दोगली पॉलिसी का नतीजा है कि साहब, आंदोलनकारियों के लिए कोरोना है और चुनाव के लिए कोरोना नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टियां, महागठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दल जनवरी के बाद एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही हैं और बिहार की जनता उस आंदोलन में शरीक होने के लिए तैयार बैठी है। अब इस बार की वादा खिलाफी और चुनाव की जुमलेबाजी को सरकार को महंगा पड़ेगा अपने वादे से मुकरना। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। जैसा कि अभी किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है, तो उसमें जो पार्टियां और जो विपक्ष के लोग जो और बहुत सारे जो पंजाब से और बहुत सारे प्रांतों से आए हुए हैं, वहाँ पे लोग उनका प्रदर्शन में हिस्सा बने हुए हैं और उनका साथ दे रहे हैं, तो उनको बहुत सारे लोगों को खालिस्तानी, देशद्रोही और पता नहीं क्या क्या बोलकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि आप भी उसका विरोध का प्रदर्शन का एक हिस्सा है और आप भी इस बिल का विरोध करते हैं, तो आप उस कौन सी कैटेगरी में, खालिस्तानी कैटेगरी में है या फिर देशद्रोही कैटेगरी में? देखिए, देश के किसानों को, मजदूरों को, मेहनतकशों को आरएसएस से देशभक्ति की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये अंग्रेजों के दलाल और पिट्ठू रहे हैं। कुछ तो इतिहासकार यहाँ तक कहते हैं कि साहब,
ये जो है रॉयल सीक्रेट सर्विसेज नाम था आरएसएस का अंग्रेजों के जमाने में, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किया है इन लोगों ने। और ये अंग्रेजों की दलाली के लिए पूरी फौज जो अंग्रेजों ने बनाया था उसी के लोग हैं। इसलिए इनके कुछ कहने से कोई गद्दार और देशद्रोही और खालिस्तानी नहीं हो जाता है। ये तो हर आंदोलन में आरएसएस बीजेपी की सरकार जो है आंदोलनकारियों को ऐसा कहती रही है, लेकिन ये भी तानाशाही और हिटलरशाही का ही रूप है। इसलिए कि जर्मन जब तक बर्बाद नहीं हो गया तब तक हिटलर के हर काम में हिटलर के अंधभक्तों को देशभक्ति नजर आती थी, और हिटलर के विरोध में बोलने वाला हर आदमी देशद्रोही नजर आता था। आज भारत की स्थिति वही है कि सरकार के विरोध में बोलने वाला हर आदमी देशद्रोही कहा जाता है, और गलत से गलत निर्णय भी सरकार का अंधभक्तों को देश हित में लगता है। लेकिन अंधभक्तों को ये याद रखना चाहिए कि आज उसी जर्मनी में एक पूरा चैप्टर स्कूल में पढ़ाया जाता है कि जर्मन को बर्बाद करने के लिए अगर सबसे अधिक कोई व्यक्ति जिम्मेवार है तो हिटलर जिम्मेवार है। और हमको ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि भारत में भी वो दिन आएगा कि जब भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के सरकार की तमाम इकाइयों को बर्बाद करने के लिए अगर कोई एक पार्टी जिम्मेवार होगी तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जिम्मेवार होगा। ये भी आने वाले दिनों में भारत के लोगों को इतिहास में पढ़ने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि आप अभी देख रहे थे कि हमारे सीपीआई के नेता और एडवोकेट सैयद इमरान गनी साहब थे हमारे साथ, और जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखी और बहुत ही बेबाकी से अपनी सारी बातें न्यूज़ फोर्स के सामने रखी। तो इसी तरह बने रहे हमारे न्यूज़ फोर्स के साथ। आगे का हम इसी तरह और भी लोगों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे, और देश के और भी कई मुद्दों पे हम आपको बताते रहेंगे। तो अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो न्यूज़ फोर्स को सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मैं वसीम।